नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। आज मंथन में बात होगी श्वेत पत्र पर और श्वेत पत्र के साथ आ गया है एक ब्लैक पेपर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने 10 साल में 411 विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ में लाया है। वह डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं और कांग्रेस ने इसे 10 साल अन्याय काल का नाम दिया है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में निशाना साधा है और पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 साल में काफी विकास किया है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कांग्रेस के ब्लैक पेपर को मैं काला टीका मानता हूं। यानी कि उन्होंने अब कांग्रेस के ब्लैक पेपर को भी एक सकारात्मक शक्ति के रूप में ले लिया है और ब्लैक पेपर को उन्होंने कहा है कि मैं इसे काला टीका मानता हूं। आज निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र भी पेश किया, हालांकि उस पर ज्यादा चर्चा अब कल होगी, लेकिन कुछ घोटालों के बारे में निर्मला सीतारमण ने जिक्र किया है और यही श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं सचिन गुप्ता जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं उत्तराखंड से। हिमांशु बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड से। डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ, समाज सेवी जुड़ चुके हैं। खिलावन चंद्रकार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और ज्ञानंद गिरी महाराज मिर्ची बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि महामंडलेश्वर सपा नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले क्योंकि बात राजनीति की है, बात श्वेत पत्र की है, तो मैं सबसे पहले आऊंगी खिलावन जी आपके पास। आपसे मैं शुरू करना चाहूंगी और जानना चाहती हूं कि 10 साल नाकाम बताए हैं विपक्ष ने मोदी सरकार के। क्या लगता है आपको, क्या 10 साल में मोदी सरकार उस स्तर पर पहुंच चुकी है जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 10 साल में बहुत इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष इससे बिल्कुल असंतुष्ट है। 10 साल अन्याय के कह रहा है विपक्ष। देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरह से श्वेत पत्र बनाम व्हाइट पेपर बनाम ब्लैक पेपर का जो राजनीति चल रही है संसद के अंदर और पक्ष विपक्ष के बीच, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से अपने अपने कार्यकाल के उपलब्धियों को गिनाने का एक मौका है और साथ में विरोधी पार्टी के नाकामियों को भी गिनाने का एक मौका हमें आया है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अंतरिम बजट पेश की थी, उसी दिन में घोषणा कर दी थी कि सरकार जो है संसद में इसी सत्र में श्वेत पत्र लाएगी और उस श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल की तुलना की जाएगी। उसमें जो जो आर्थिक परिस्थितियां थी, जो जो महंगाई का दर था, बेरोजगारी का दर था, इन सब पर भ्रष्टाचार का जो मुद्दे थे, इन सब पर चर्चा की जाएगी जी। तो मुझे लगता है कि आज उसी के आधार पर, उसी को आधार रख के श्वेत पत्र भाजपा के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा या वर्तमान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और इससे पहले ही कांग्रेस के तरफ से उनके अध्यक्ष खड़गे जी ने जिस तरह से ब्लैक पेपर जारी किया, एक ब्लैक पेपर मेरे अंदाज से भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ब्लैक पेपर जारी हुआ है जी। बिल्कुल, वैसे ग्रीन पेपर, येलो पेपर और व्हाइट पेपर जारी होता था, लेकिन ब्लैक पेपर मैं अपने कम से कम 35 साल के कार्यकाल और मेरे अध्ययन के अनुसार, अध्ययन के आधार पर यह बता सकता हूं कि पहली बार देश में किया गया। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा जो ब्लैक पेपर की समीक्षा, जी बिल्कुल, और ब्लैक पेपर की समीक्षा, उसमें जो बातें कही गई है, उसमें निश्चित रूप से ब्लैक पेपर में एनडीए सरकार की नाकामियों को, चाहे महंगाई का दर हो, चाहे बेरोजगारी का दर हो, चाहे किसानों की समस्या को लेकर के बात हो, किसानों की आय दुगुनी करने की बात हो, महिला अत्याचार हो, गरीब कल्याण के विषय हो, इन सब पर जो है सरकार को घेरने का, सरकार को गोल घेरे में लाने का प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है कि जो कल जो चर्चा होगी
कल जब सरकार के श्वेत पत्र पर चर्चा होगी तब भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि विपक्ष एकदम घेर के रखा हुआ है और कह रहा है कि 10 साल में कुछ भी नहीं होता नजर आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, लेकिन आज तक मोदी जी ने बेरोजगारी पर बात नहीं की है। काफी कह सकती हूँ मैं कि विपक्ष के अंदर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि 10 साल नाकाम बताए जा रहे हैं मोदी सरकार के। और मिर्ची बाबा जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ क्या लगता है आपको 10 साल का जो ये कार्यकाल कहा गया है मोदी सरकार का, और उस पर विपक्ष जिस तरीके से ब्लैक पेपर सामने रख दिया, और ब्लैक पेपर रखने के बाद कह रहे हैं कि बहुत सी नाकामियां हैं, अन्याय के ये 10 साल रहे हैं, वहीं जो सत्ताधारी पार्टी है वो श्वेत पत्र ला रही है, अपनी तमाम जो जीता है मोदी सरकार ने, लोगों का दिल जीता है, वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ है 10 साल में? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या 10 साल में वास्तविक में कुछ विकास हुआ है या फिर सिर्फ श्वेत पत्र ऐसे ही दिखाया जा रहा है? जय सीताराम। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है जिस पर पूरे भारतवर्ष का चिंतन है। विकास जिस चीज का हुआ है जी। उस पर हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अगर विकास हुआ होता तो हमें ये श्वेत पत्र लाने की जरूरत नहीं होती, पहली बात। जी। दूसरी बात, आज देश में बेरोजगारी चरम सीमाओं से ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात, महिला अत्याचार आप देख रहे हैं आए दिन बढ़ता चला जा रहा है। तीसरी बात, जो भारत के संत सच बोलें तो उन संतों को दबाने की बात की जाती है, नाना प्रकार की बातें कर दी जाती हैं। चौथी बात, जब हमारे देश में विकास हुआ है तो किसका हुआ है? महंगाई चरम सीमाओं से ऊपर हुई है, विकास हुआ। महिला अत्याचार बढ़ा, विकास हुआ। उसके बाद में हर जगह हर प्राणी को श्याम दाम दंड भेद एजेंसियों का उपयोग करने के बाद में डरा के धमका के इस तरीके का माहौल बना करके आज की स्थिति में जिस तरीके से भाजपा की वॉशिंग मशीन में डाल करके साफ किया जा रहा है वो विकास हुआ है। इससे अर्थ निकलता है कि हमारे यहाँ संविधान की परंपराओं को तोड़ा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही। तो इस वक्त जो विपक्ष ने किया है, काला पेपर लेकर के गए, तो भाई स्वाभाविक करके विपक्ष जो कर रहा है आवाज उठाने का काम, तो उनको भी कहीं ना कहीं टीके की बात कर दी जाती है कि हमें ये टीका लगाना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री को काला टीका लगाने की जरूरत कहाँ है? वो तो भाजपा के एक आला कमान है और उनको कहा गया है कि वो स्वयं ही सन्यासी हैं। तो सन्यासी तो लाल में रहता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, और लाली देखन मैं गया तो मैं भी हो गया लाल। तो जब समाज में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं तो ये पत्र लाने की हमें जरूरत ही कहाँ है? समाज तो हमें देख रही है और अच्छे काम के लिए हमें गिनाने की जरूरत तो नहीं है। अपने आप समाज देख लेगी मैंने अच्छा काम किया। जैसे मुझे पूरा देश जानता है कि मिर्ची बाबा ने हमेशा से गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की आवाज उठाई है, गौ माता को प्रतिदिन 50 रुपए देने की आवाज उठाई, तो देश जान रहा है। तो मेरा मानना यह है कि इस वक्त कहीं ना कहीं भाजपा अपनी जो उपलब्धि गिना रही है, गिनाने की जरूरत नहीं, इसे समाज जानता है। यानी कि श्वेत पत्र जो है वो सिर्फ दिखावा है, और वास्तविक तौर पर अगर मैं बात के आपके कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो इसमें ये निकल के आ रहा है कि श्वेत पत्र दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी भाजपा ने किया वो सामने दिख रहा है, लोग जानते हैं। दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, लाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि समाज अच्छे कामों को तो देख रही है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे साथ भाजपा से भी जुड़े हैं प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी। सचिन गुप्ता जी, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि श्वेत पत्र लाने की क्या आवश्यकता थी? जो आपने काम किया है वो जनता में दिखना चाहिए, और अगर किया है तो वो दिखेगा, अगर नहीं किया है तो सिर्फ ये दिखावे के तौर पर लाया जा रहा है। क्या कहेंगे सचिन गुप्ता जी? आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, एक बार प्रश्न दोहराएंगे? सचिन गुप्ता जी, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से भाजपा ने श्वेत पत्र लाया, अब श्वेत पत्र लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? अगर विकास किया है और जनता के बीच विकास दिख रहा है
तो आखिर श्वेत पत्र की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। वो लोग जानते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने ये सारे काम किए हैं, तो गिनवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। देखिए देखिए स्नेहा, आपने बहुत सुंदर और अच्छा सवाल किया, और मैं तो यही कहूंगा कि जो करते हैं वही श्वेत पत्र लाने का दम रखते हैं, जो करते ही नहीं है तो वो श्वेत पत्र कभी लाए भी नहीं है। आज से पहले किसी भी सरकार ने जो है श्वेत पत्र जारी करने की हिम्मत नहीं दिखाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्रों को, अपने संकल्प को पूरा करने का काम करती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो है नई नई ऊंचाइयां देखी है, विकास देखा है, अपना बढ़ता स्वाभिमान देखा है, अपना मान देखा है, जल थल वायु तक जो है अपने जो है हमने काम विकास होते हुए देखा है। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने श्वेत पत्र जारी किया है तो श्वेत पत्र प्रमाण है कि पिछले 10 सालों में देश के लिए कितना विकास हुआ है, देश ने जो है कितनी तरक्की करी है। और निश्चित रूप से मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि अगर दो बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जनता जनार्दन है। जनता निश्चित रूप से देख रही है कि जनता को विकास किस तरीके से मिल रहा है, हर वर्ग को, चाहे महिला हो, किसान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, अल्पसंख्यक हो, एससी हो, एसटी हो, सभी को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार विकास को आगे लेके बढ़ी है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है निरंतर आगे बढ़ी है। इसलिए जिनको जो नहीं दिख रहा है उसे भी जनता नकारने का काम कर रही है। और जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस जो है ब्लैक पेपर लेकर आई है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को काले रंग से बहुत प्रेम है। शुरुआत से ही जो है काले कारनामे कांग्रेस के जो है जगजाहिर है। काले कारनामे उनके नेताओं ने, उनके पार्टी के विभिन्न जो दायित्वधारी रहे, उन्होंने काले कारनामे किए हैं, काले धन इकट्ठा किया है, हर तरीके से उनको जो है काले रंग से प्रेम है। तो उनके ब्लैक पेपर को जनता देख रही है। 2024 का चुनाव निकट है, जनता जनार्दन है, और निश्चित रूप से जो है जनता विकास पे मोहर लगाएगी, जनता जो है विश्वास पे मोहर लगाएगी, और जो एक गारंटी है उस पर मोहर लगाएगी। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2024 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री देश के बनने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हिमांशु जी, आपके पास आऊंगी, और विपक्ष की भूमिका भरपूर निभाते हुए आप यहाँ पर हैं, और मेरा सवाल भी आपसे यही रहेगा कि 10 साल एक अपनी कामयाबी गिना रहे हो और एक नाकामयाबी के, मतलब अन्याय के 10 साल कह रहा है विपक्ष। क्या लगता है आपको, क्योंकि मोदी सरकार कई कामयाबी अपनी गिना चुकी है, जैसे कि अभी सचिन जी ने बताया, बहुत सी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बहुत डेवलपमेंट हुआ। यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण ने आज कहा है कि जब हमारी सरकार बनी थी तब की अर्थव्यवस्था और आज की अर्थव्यवस्था में जमीन से लेकर आसमान तक का अंतर निकाला जा सकता है। यानी कि उस वक्त की अर्थव्यवस्था बेहद खराब थी और अब उन्होंने डेवलप करके अर्थव्यवस्था को एक अच्छे स्तर पर पहुंचा दिया है। हिमांशु जी, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि अस्तु मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यु मार्तम गमया, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। कांग्रेस का यह काला पत्र इस बात को साबित करता है कि नरेंद्र मोदी की वितंडवादी सरकार ने, तानाशाही सरकार ने, अधिनायकवाद से घिरी हुई लबरेज सरकार ने, सामंतवादियों की सरकार ने नितांत रूप से अपनी कारगुजारियों को, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए एक छद्म, एक अस्पष्ट, एक कुचक्र, एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत एक ये श्वेत पत्र निकालने का कार्य किया है। और हम क्योंकि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का कार्य करते हैं, तो हम इस बात को, ये काले पत्र को लेकर, इस काले शासनादेश को लेकर, इस काली काल गुजारियों को लेकर जनता के समक्ष आए हैं। आप एक बात बताइए मुझे, जब हिंदुस्तान की जनता कोरोना काल से ग्रस्त थी, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 13,500 करोड़ की लागत से होने वाले सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना का शिलान्यास क्यों किया? जब हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता
कोरोना के एक आक्रांता के, एक विदेशी आक्रांता के दंश से, उसके डंक से तहस नहस हो रही थी, परेशान हो रही थी, हलकान हो रही थी, तो क्या जरूरत थी 8,500 करोड़ के अपने विमानों के लिए 2020 में 810 करोड़ रुपए का बजट आवंटन करना? इसकी क्या जरूरत थी? हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार से कि आपने अडानी के पोर्ट में मिली हुई 20,000 करोड़ की हीरोइन के लिए जांच क्यों नहीं बैठाई? आपने शाहरुख खान के लड़के से मिलने वाली 5-10 ग्राम की हीरोइन के लिए जांच बैठाई? हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से कि आपने जिस वादे को लेकर आप जनता के समक्ष आए थे, आपने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाने का कार्य करूंगा। ठीक है। आज वही लोग कोरोना काल में जब उनकी लाशें गंगा में उतरती नजर आई, उत्तर प्रदेश बिहार तक, वो कहने लगे कागा तुम सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना ना खाइयो, हमें अच्छे दिन की आस, हमें अच्छे दिन की आस। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नौजवानों की सरकार बनाने का वादा करने वाले ये लोग, जवानों की सरकार, सिपाहियों की सरकार, संतरियों की सरकार बनाने वाले लोग, किसानों की सरकार बनाने वाले लोग, महिलाओं की सरकार बनाने वाले लोग आज इस बात को हर मोर्चे पर इस बात को कहने में असफल है, विफल है, अनुत्तीर्ण है। हम तो इस बात को कहना चाहते हैं, आप ज्यादा दूर मत जाइए, हमारा सूबा है, हमारा राज्य है, हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य इस समय उत्तराखंड जो इस बात की त्रासदी से त्रस्त है कि नौजवानों के ऊपर गांधी पार्क में जिसने लाठीचार्ज कराने का कार्य किया हो, जिस बर्बरता के साथ, जिस कर्कशता के साथ, जिस क्रूरता के साथ, जिस निर्ममता के साथ, ऐसी सरकार जिसने जिस उत्तराखंड की जनता ने जिसको प्रचंड और प्रचुर बहुमत दिया हो, जनमत दिया हो, जनादेश दिया हो, उस सरकार ने जनता को अंगूठा दिखाने का कार्य किया हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारा निजाम है, सिंधे जमान शायद की यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। लेकिन हम कांग्रेस की सिपाही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जनहितों के लिए, जन सरोकारों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी आवाज को उठाने का कार्य करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विपक्ष, देखिए विपक्ष का काम है हमेशा सत्ताधारी जो पार्टी है उसकी नाकामियों को गिनाना, तभी सत्ताधारी पार्टी को भी अगर इधर उधर डगमगा रही है तो उसको भी होश आएगा कि हाँ हमको क्या करना है। इसी के साथ मिर्ची बाबा जी मैं आपके पास आऊंगी। हालांकि देखिए अभी 3 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें तीनों राज्यों में जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। अब अगर यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र की सरकार को नाकाम बताते फिरेंगे तो फिर जनता उनको क्यों चुन रही है? मेरा सवाल ये आपसे। देखिए एक बहुत सीधा सच्चा है, जनता उन्हें स्वीकार रही है तो जनता एक तरफ मांग कर रही है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव ईवीएम से न हो करके बैलेट पेपर से हो। अब जब जनता इस चीज को मांग करने जा रही है, जनता इसे मांग रही है, तो विपक्ष को चुनाव आयोग के लिए कमेटी बना करके अपने लोगों को रख करके चुनाव आयोग को पूरा हाथ में लेने की जरूरत क्या है? समाज मांग रही है ना, तो आप समाज के साथ हैं तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, क्योंकि जनता तुम्हें स्वीकार रही है। और जनता जब स्वीकार रही है तो वही जनता ये भी कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो जब मुझे जनता ने स्वीकार लिया और जनता ही मांग कर रही है बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, तो फिर वो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? भाई उन्हें तो जनता स्वीकार रही है, तुरंत ही जनता स्वीकारती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में जो चुनाव अभी होने वाला है लोकसभा का, वो अगर बैलेट पेपर पे नहीं कराया गया तो समझ लीजिएगा ये संविधान को भी बदल देंगे और लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। यानी कि ईवीएम पे विश्वास नहीं है आपको? अरे भाई ईवीएम पे विश्वास इसलिए नहीं है, मध्य प्रदेश में एक भाजपा के नेता रात में लिखते हैं कि इतने इतने वोट से मैं जीत रहा हूं, वो उतने ही वोट से जीत जाते हैं। उसके बाद में इनके आला कमान कहते हैं कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, हम तय कर चुके हैं। तो मुझे लगता है ये क्या है? सच्चाई बोलने वाले की आवाज दबा दी जाती है बहन, सच्चाई बोलने वाले के पीछे सीबीआई लगा दी जाती है, ईडी लगाई जाती है और पूरी एजेंसियां लगा दी जाती हैं। उसका प्रमाण जीते जाग से मैं बैठा हूं।
उसको कितनी बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो सच्चाई बोलने वाले को दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। जब माना जाए, मैं कह रहा हूं एक भारत का सन्यासी कि जनता इस चीज के लिए मांग कर रही है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बिल्कुल ही विकास की बात और सबके साथ की बात करते हैं। तो सबका साथ और सबका विकास ये है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। क्यों नहीं करा रहे हो भाई? इसमें अविश्वास की बात ही नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ठीक है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सचिन गुप्ता जी, प्रधानमंत्री को ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे बैलेट पेपर से चुनाव हो। ईवीएम पर अब विपक्ष को भी ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है। ईवीएम यानी कि मैं कहना चाहूंगी कि ईवीएम अगर, क्योंकि वो तो मशीन है, और अगर विश्वास नहीं रहा तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी ईवीएम खरीद के रख ली है क्या? इनको यही लग रहा है। सचिन जी, देखिए, स्वामी जी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा विश्व आगे की ओर बढ़ रहा है और हम पीछे की ओर बढ़ने की बात करते हैं। और क्योंकि ईवीएम के ऊपर पहले भी जो है विपक्ष कई बार जो है आरोप लगा चुका, उसकी जांच भी हो चुकी है, उसमें जो है जांच में पुष्टि भी हो चुकी है कि ईवीएम में कभी कोई खराबी नहीं रही है। और दूसरा, जहां तक बात है आंदोलन की, तो मैंने तो कोई भी एक जन आंदोलन तो दूर की बात है, कोई एक साधारण वोटर भी मैंने ये कहते हुए नहीं सुना है कि वो कहे कि ईवीएम की जगह जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। क्योंकि जो है सबको, पूरा देश देख रहा है किस तरीके से जो है नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो है हमारा देश तरक्की कर रहा है। आज जो है आने वाले समय में हम जो है चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है उभरने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो है विपक्ष में खलबली है। विपक्ष में खलबली इसलिए है कि विपक्ष की जो है सभी दुकानें बंद हो चुकी है और आगे भी उनको पता है कि 2024 का चुनाव, 2000 उसके बाद 29 का चुनाव कहीं भी टिकने वाला नहीं है। तभी आज जो है सभी जितने जिनकी, मैं कहूंगा कि जिनकी सभी की दुकानें बंद हो चुकी है पार्टियों की, वो सारी पार्टियां एक मंच पे आके जो एक दूसरे को हमेशा गालियां देने का काम करती थी मंचों पे, आज वो सभी जो है एक थाली में खा रहे हैं। केवल एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा है कि किसी भी तरीके से मोदी जी को हराया जाए और देश पे जो है दोबारा से जो है कब्जा करके जो है देश के संसाधनों को, देश की आम जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स के रूप में मिलती है उसको लूटने खसोटने का इनको ठेका मिल जाए। इसी बात से डरा हुआ विपक्ष आज एकजुट हो रखा है। लेकिन जो आज वर्तमान में मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप हिमाचल में जीत जाते हैं तो तब आप कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हो गई है। जब आप केरल में जीत जाते हैं तो आप कहते हैं लोकतंत्र की जीत हो गई। जब आप बांग्लादेश में जीतते हैं आप कहते हैं लोकतंत्र की जीत होगी। जब अन्य प्रदेशों में या केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी जी भाजपा जीतती है तो आप कहते हैं ईवीएम खराब है। तो कम से कम एक मत अपना रखिए, कम से कम एक बात पे अपने कायम रहिए कि आपको किस बात पे विश्वास है। इसलिए जो है जनता जनार्दन है, जनता बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। इसलिए जनता पे विश्वास करें और अपने काले कारनामों से बाहर निकलिए, तो ही शायद जो है किसी पार्टी का उत्थान हो सकता है। ठीक है हिमांशु जी, यहाँ पर बात ईवीएम की हो रही है और क्योंकि चुनाव करीब है और सरकार की नाकामियां भी सामने आएंगी, सरकार ने जो कुछ काम किया है वो भी सामने, और जिस जरिए सरकार बनती है, यानी कि मैं वोटिंग की बात करूं तो ईवीएम की बात तो सामने आ ही गई। और इसमें बैलेट पेपर को लेकर मिर्ची बाबा जी ने कहा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि जो बैलेट पेपर है अब उसको सामने रखने की बात की जा रही है। ऐसा कह रहे हैं मिर्ची बाबा जी की आंदोलन हो रहे हैं, हालांकि सचिन जी ने इसको नकारा और कहा कि कहीं भी ऐसा आंदोलन होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर ईवीएम पर सवाल अगर खड़े होते हैं, सीबीआई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ईडी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या जो जांच एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग है, ये सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में कर लिया है क्या? ये इंडिपेंडेंट नहीं है क्या? देखिए मैम, ये चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी केंद्र सरकार के अधीन कोई भी व्यवस्था हो, तो ये जब केंद्र सरकार के अधीन है तो केंद्र सरकार के इशारों पर और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्य करने का कार्य करती है। मेरे फाजिल दोस्त सचिन गुप्ता ने इस बात को कहा कि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारी दुकानें बंद हो ना हो, हम ये चाहते हैं भारतीय लोकतंत्र से भारतीय जनता पार्टी के शोरूम बंद हो जाए। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
जो ये कहती है, जो अब ये कह रही है कि हम देश आगे बढ़ रहा है, हम ईवीएम से वोटिंग और पोलिंग कराने का कार्य कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले भी हम गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा की रोटी खाते थे, आज 100 साल बाद भी उसी की रोटी खा रहे हैं। तो अगर कोई चीज किसी लोकतंत्र के लिए, किसी व्यवस्था के लिए, किसी प्रबंधन के लिए उपयुक्त है, उपयोगी है, उसको लाने में केंद्र की सरकार गुरेज क्यों कर रही है, परहेज क्यों कर रही है, हम इस बात को जानना चाहते हैं। और रही हिमांशु बात जी, एक मेरा सीबीआई, ईडी की, जी मेरा एक सवाल है, जैसे कि मैंने मिर्ची बाबा जी से भी पूछा कि आखिर जब सत्ताधारी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी कुछ काम कर ही नहीं रही है, विकास कर ही नहीं रही है, तो अभी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना गया? आखिर जनता उनके साथ क्या जा रही है? क्या ऐसा उनके पास ऐसा चमत्कार है या जादू है कि वो जनता को खींच ले रहे हैं अपनी तरफ, और अपनी तरफ खींचते हुए सारा वोट ले रहे हैं बिना किसी डेवलपमेंट, बिना किसी विकास के? देखिए, हम एक आशातीत समाज में रहते हैं, हम एक आशावान समाज में रहते हैं। जब भी हमें कोई लोक लुभावन वाद की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, तो भारतीय लोकतंत्र लोक लुभावन वाद की तरफ चला जाता है, उसमें घिर जाता है, उसमें भरमा दिया जाता है। जबकि इस बात को अगर आप ये देखें कि मध्य प्रदेश में तो 450 का सिलेंडर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं ने, केंद्र के नेताओं ने इस बात का वादा किया, इस बात का दावा किया कि 450 रुपए का सिलेंडर ला देंगे। अरे वही सिलेंडर अगर आप देश की तमाम जनता के लिए ला दो, तो तमाम जनता आपके गुणगान गाए, आपका यशोगान करे, आपका स्तुति पाठ करे। लेकिन चूंकि देश की भोली भाली जनता, प्रदेश की भोली भाली जनता, हमारे राष्ट्र, हमारे वतन की भोली भाली जनता, हमारे मुल्क की भोली भाली जनता बदलाव में विश्वास रखती है, क्रांति में विश्वास रखती है, तो लोक लुभावनवाद के चलते मोदी को पक्ष में मतदान हुआ। लेकिन क्योंकि हम भी, ठीक है हिमांशु जी, लेकिन क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत राष्ट्रीय दल है, तो हमारा भी नैतिक दायित्व है कि जितने भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, हमें अपनी बात को, अपने पक्ष को जनता के बीच में रखने का कार्य करना है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात भी सही है। चलिए मिर्ची बाबा जी, मैं क्योंकि समय मेरा लगभग समाप्त हो चुका है, कुछ ही सेकंड बचे हैं, तो मैं आखिरी दो प्रतिक्रिया लेनी चाहूंगी। मिर्ची बाबा जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि निर्मला सीतारमण ने कोयला 2G घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाले के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार थी तो इतने सारे घोटाले हुए और उसकी वजह से विकास में जो है वो कमी देखने को मिली, डेवलपमेंट में कमी देखने को मिली। और भारतीय जनता पार्टी ने अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इन घोटालों के बीच में भी काम करने की कोशिश की और आज भारत देश को कहीं और जाके खड़ा कर दिया है। देखिए, आप पहले तो किसी भी चीज का आपने जो भी चिंतन किया बहुत गहन चिंतन है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं दूसरे जगह की चर्चा नहीं करता हूँ। मैं देखिए, मध्य प्रदेश में मेरी स्वयं की जन्मभूमि रही, निरंजनी अखाड़े से सन्यासी रहा जी। मैं आज कुछ बातों पर चिंतन करना चाहता हूँ। सीतारमण जी ने कहा घोटाले हुए उनकी सरकार में, व्यापम घोटाला 1, डंपर घोटाला 2, आटा घोटाला 3 और अन्य घोटाले हुए। तो मुझे लगता है भाजपा में कोई भी घोटाला हो जाता है तो वो कैसे आ जाता है, कृष्ण लीला। और अन्य किसी का भी थोड़ा बहुत तुमने कुछ देखा तो उसे कह देते करेक्टर ढीला। अब चिंतन इस बात का करना है कि घोटाला घोटाला घोटाला, तो हमारे देश की अरबों खरबों की संपदा लेकर के लोग विदेश भाग जाते हैं। आप बात करते हैं उनको भारत में लाने की, क्यों नहीं ला पाए? क्या आपके हाथ बंधे हुए हैं? क्या आपने चूड़ी पहन ली है? और मैं उनकी भारत में रहने वाली उन माताओं को भी प्रणाम करके और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप सिलेंडर सिर पे रख करके पूरे क्षेत्र में बैठ जाते थे। आज सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, वो बहन मेरी क्यों नहीं बैठ रही हैं? एक दूसरी बात मैं फिर कहना चाहता हूँ भारत का सन्यासी होने के बाद में जी, कि यहाँ सारा काम स्वच्छ अगर कोई है, स्वच्छ तो केवल भाजपा है।
जी। और कोई स्वच्छ दिखता ही नहीं है। अर्थात जब तुम स्वच्छ हो और बिल्कुल पवित्र दिखाई दे रहे हो जी। तो अम्बानी का कोई भी चीज हो माफ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें जो भी बोले, देखिए मैं एक निडर हूं और मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं, मैं डरूंगा भी नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए तो दुनिया भर की चीजें की। आश्रम तोड़वा दिए गए, जेल भिजवा दिया गया, सारे संकट इन्होंने दिए, लेकिन मैं फिर भी दम से ही बोल रहा हूं और दम से बोलता रहूंगा। अर्थात मैं आज कहना चाहता हूं, जब ये सारे घोटाले तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, बाबा रामदेव एक बात कहा करते थे कि तुम्हें सस्ती पेट्रोल देने वाली सरकार चाहिए। आज मैं उन बाबा जी को भी कहना चाहता हूं, पेट्रोल बहन मेरी क्या भाव है, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, सस्ती हुई पेट्रोल, गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, खाने के लाले पड़ रहे हैं और ये कहते हैं हमने गरीबी मैट दी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सवाल, देखिए विपक्ष है तो सवाल तो ऐसे खड़े होते रहेंगे। खिलावन जी, मैं आपके पास इस चर्चा का विश्लेषण चाहूंगी। तमाम यहाँ पर वोटिंग को लेकर बात हुई, बैलेट पेपर, साथ ही साथ ईवीएम को लेकर बात हुई। बहुत ही कम शब्दों में आखिरी प्रतिक्रिया, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है, कुछ सेकंड है आपके पास जी। देखिए स्नेहा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी की चर्चा में ईवीएम भी आ गई और उसमें जो है उसमें होने वाली गड़बड़ी भी आ गई। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। चर्चा होनी थी श्वेत ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर पे। देखिए बिल्कुल, बात घूमते घूमते ईवीएम तक पहुंच गई। पूरी सरकार जो है आखिर पहली बार पूरे भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार ब्लैक पेपर लाने की जरूरत क्यों होगी। और सरकार, मुझे लगता है कि सरकार, जब सरकार के पास सारे नियंत्रण है, सूचना एवं तंत्र विभाग है, सारे मीडिया के घराने उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी बात कहने की संसद में स्वतंत्रता है उनको, संसद के बाहर मीडिया में स्वतंत्र है उनको, अपनी बात कहने की सड़क पर स्वतंत्रता है। तो मुझे लगता है कि व्हाइट पेपर सरकार को लाने की जरूरत क्या थी। लेकिन चुनावी लाभ के लिए किसी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल की तुलना वर्तमान 10 साल के कार्यकाल से करने के पीछे निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रख के ये चर्चा की गई है जी। इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, ना तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया चाहिए मुझे, ना भाजपा की प्रतिक्रिया चाहिए। मेरा ये कहना है कि सरकार सक्षम है अपनी बात कहने के लिए अन्य प्लेटफॉर्म में, तो आखिर संसद में श्वेत पत्र लाने की जरूरत क्या है। ठीक है। और विपक्ष के पास इतने अधिकार हैं, विपक्ष के पास भी मीडिया है, विपक्ष के पास भी सड़क है संघर्ष करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ब्लैक पेपर लाके संसद में ब्लैक पेपर लाके संसद के कार्यवाही को प्रभावित करने की जरूरत ही क्या है आखिर। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर से ऐसा लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि श्वेत पत्र ला के क्या करेंगे, अगर कुछ किया होगा तो वो समाज में दिखेगा, लोगों के बीच में दिखेगा। लेकिन हालांकि अभी श्वेत पत्र पर असली चर्चा कल होने वाली है। आज कुछ ही बिंदुओं पर चर्चा हुई है और कल श्वेत पत्र पूरी तरीके से पेश होगा और उसमें सारी चीजें होंगी, जो भी सरकार ने किया है अभी तक सारी चीजें उसमें मेंशन होगी। और कल देखने वाली बात होगी कि आखिर श्वेत पत्र कैसे पेश किया जाता है और क्या क्या उसमें बिंदु शामिल होते हैं। अभी मैं चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर श्वेत पत्र की बात कर रहे थे और श्वेत पत्र के साथ ब्लैक पेपर की बात कर रहे थे। तमाम सवाल खड़े हुए यहाँ पर, क्योंकि सत्ताधारी जो पार्टी होती है उस पर सवाल तो खैर खड़े होते ही हैं, क्योंकि वही काम कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ गया कि आखिर श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर लाने की आवश्यकता ही क्या थी, क्योंकि जनता के बीच सारे काम दिखते हैं और जनता जानती है कि किसने क्या काम किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसको चुनती है, जनता किसके पाले में जाती है और किसको देश संभालने के लिए वापस से देती है। क्या नरेंद्र मोदी वापस से प्रधानमंत्री बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।